नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लाइक पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 का क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे, जो आने वाली परीक्षा एमपी एडीपीओ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1979 कब से प्रवर्तन में है? पहला विकल्प है 17 अप्रैल 1979, दूसरा है 10 मई 1979, तीसरा है 10 जुलाई 1980 और चौथा विकल्प है 15 अक्टूबर 1980। सही उत्तर इसका मित्रों 17 अप्रैल 1979 है, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अधिनियम अत्यावश्यक सेवा से जुड़े किन व्यक्तियों पर लागू होता है? पहला विकल्प है वैज्ञानिक, दूसरा है तकनीकी, तीसरा है अनुसंचिवीय और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। सही उत्तर विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक सेवा जुड़े व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं होते हैं? पहला विकल्प है संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, दूसरा है पूर्णकालिक सेवा में नहीं है, तीसरा है विशेष परिस्थितियों के कारण नियोजित व्यक्ति और चौथा विकल्प है गैर सरकारी संगठन से जुड़े व्यक्ति और पांचवा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, गैर सरकारी संगठन से जुड़े व्यक्ति आवश्यक सेवा से जुड़े व्यक्तियों में सम्मिलित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, आवश्यक सेवा का तात्पर्य है? पहला विकल्प है ऐसी सेवा जो आवश्यक हो, दूसरा है ऐसी सेवा जो करना कानूनन बाध्यकारी हो, तीसरा विकल्प है ऐसी सेवा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और चौथा विकल्प है ऐसी सेवा जो इस अधिनियम की धारा 3 में दिया गया है। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ऐसी सेवा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। अगला प्रश्न है कि आवश्यक सेवा से जुड़े व्यक्तियों के संबंध में कार्य करने से इनकार का अर्थ है। पहला विकल्प है ऐसा कोई कार्य जो अधिनियम की धारा 5 में प्रतिषिद्ध है, दूसरा है काम से इनकार कर देना, तीसरा विकल्प है काम करने में असमर्थता व्यक्त करना और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है ऐसा कार्य कोई जो अधिनियम की धारा 5 में प्रतिषिद्ध है, यानी विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम के अधीन आवश्यक सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति लोकहित में आवश्यक होने पर उसके द्वारा काम करने से इनकार करने पर रोक लगाया जा सकता है। पहला विकल्प है राज्य सरकार द्वारा, दूसरा है केंद्र सरकार द्वारा, तीसरा विकल्प है ए एवं बी द्वारा और चौथा विकल्प है न्यायालय द्वारा। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प ए, राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है कि कार्य करने से इनकार को किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार प्रतिषेध आदेश दे सकती है? पहला विकल्प है धारा 3, दूसरा है धारा 4, तीसरा है धारा 5 और चौथा विकल्प है धारा 7। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 4 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामान्य या विशेष आदेश कितने माह तक परिवर्तन में रह सकता है? पहला विकल्प है 1 माह, दूसरा है 2 माह, तीसरा है 3 माह और चौथा विकल्प है 6 माह। इसका सही उत्तर जो है वह है 3 माह, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि धारा 9 के अंतर्गत आदेश को राज्य सरकार कितना बढ़ा सकती है? पहला विकल्प है 1 माह, दूसरा विकल्प है 2 माह, तीसरा है 3 माह और चौथा है 4 माह। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प सी, 3 माह। प्रश्न है, अधिनियम के अंतर्गत
आवश्यक सेवा से जुड़े व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन कार्य नहीं कर सकते हैं। पहला विकल्प है कार्य घंटे से अधिक काम करने से इनकार। दूसरा, बिना छुट्टी लिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहना। तीसरा विकल्प है पेन डाउन, टेलीफोन डाउन। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवश्यक सेवा से जुड़े व्यक्ति निम्न कार्य नहीं कर सकता है। पहला विकल्प है किसी व्यक्ति को ड्यूटी पर आने से रोकना। दूसरा है किसी व्यक्ति की ड्यूटी में बाधा डालना। तीसरा है चक्का जाम। चौथा विकल्प है ऑफिस रिकॉर्ड को नष्ट करना। और पांचवा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, चक्का जाम नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के आदेश की वैधता के प्रश्न उठाने वाला वाद या कार्यवाही न्यायालय में संधार्य होगी। दूसरा विकल्प है न्यायालय में संधार्य नहीं होगी। तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों। और चौथा विकल्प है ना तो ए ना ही बी। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प बी, न्यायालय में संधार्य नहीं होगी। अगला प्रश्न है अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट या उसके अधीनस्थ न्यायालय को वाद या कार्यवाही की वैधता के संबंध में अधिकारिता नहीं है। पहला विकल्प है धारा 4, दूसरा है धारा 5 और तीसरा विकल्प है धारा 6 और चौथा विकल्प है धारा 7। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 6, विकल्प सी। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत निर्गत आदेश की वैधता के विरुद्ध उपचार, वाद या अन्य कार्यवाही। दूसरा है न्यायालय में रिट याचिका। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प बी, उच्च न्यायालय में रिट याचिका। अगला प्रश्न है कि अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत जिला जज नहीं देगा। पहला विकल्प है स्टे अनुदत्त करने का एक पक्षीय आदेश। दूसरा है एक पक्षीय व्यादेश। तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों। और चौथा विकल्प है केवल बी। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है कि अधिनियम की धारा 5 के किसी उपबंध के उल्लंघन यानी सिवाय खंड 3 के दुष्प्रेरित करने या प्रयास करने वाला व्यक्ति दंडनीय होगा। पहला विकल्प है ऐसी अवधि के कारावास के लिए जिसकी अवधि 6 माह तक विस्तारित हो सकेगी। दूसरा विकल्प है ऐसी अवधि के कारावास से जिस अवधि 3 माह तक विस्तारित हो सकेगी। तीसरा विकल्प है ऐसी अवधि के कारावास के लिए जिसकी अवधि 1 वर्ष तक विस्तारित हो सकेगी। और चौथा विकल्प है ऐसी अवधि के कारावास के लिए जिसकी अवधि 2 वर्ष तक विस्तारित हो सकेगी। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प ए, ऐसी अवधि 6 माह तक विस्तारित हो सकेगी। अगला प्रश्न है कि अधिनियम की धारा 5 उपखंड 3 के प्रावधानों का उल्लंघन हेतु विहित दंड है। पहला विकल्प है ऐसी अवधि का कारावास जो 1 वर्ष तक विस्तारित हो सकेगी। दूसरा है ऐसी अवधि का कारावास जो 2 वर्ष तक विस्तारित हो सकेगी। तीसरा विकल्प है ऐसी अवधि का कारावास जो 3 वर्ष तक विस्तारित हो सकेगी। और चौथा विकल्प है ऐसी अवधि का कारावास जो 5 वर्ष तक विस्तारित हो सकेगी। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प सी, ऐसी अवधि का कारावास जो 3 वर्ष तक विस्तारित हो सकेगी। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रतिषिद्ध कार्य करने वाला या दुष्प्रेरित करने वाला या प्रयत्न करने वाला दंड या दंडित होता है। पहला विकल्प है धारा 7 के अंतर्गत। दूसरा है धारा 8 के अंतर्गत। तीसरा विकल्प है धारा 9 के अंतर्गत। और चौथा विकल्प है धारा 10 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 7 के अंतर्गत, विकल्प ए। अगला प्रश्न है धारा 5 के अंतर्गत सिवाय खंड 3 के निषिद्ध निवारण
क्रियाकलाप करने पर कितना दंड विहित है। पहला विकल्प है 6 माह तक के कारावास या 500 रुपये तक जुर्माने या दोनों से। दूसरा विकल्प है 6 माह तक के कारावास और 500 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से। तीसरा विकल्प है 6 माह तक के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने से। चौथा विकल्प है 1 वर्ष तक के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने से। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प ए, 6 माह तक कारावास और 500 रुपये जुर्माने से। अगला प्रश्न है कि अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत निषिद्ध कार्यकलाप को करने के लिए वित्तीय मदद करने वाला दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है 1 वर्ष के कारावास और जुर्माने से। दूसरा है 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने से। तीसरा विकल्प है 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने से। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है अधिनियम के अंतर्गत निषिद्ध कार्य है संज्ञेय, दूसरा है असंज्ञेय, तीसरा विकल्प है संज्ञेय या जमानतीय, चौथा विकल्प है असंज्ञेय और जमानतीय। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, असंज्ञेय। अगला प्रश्न है अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का विचारण कर सकता है। पहला विकल्प है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा है कोई मजिस्ट्रेट, तीसरा विकल्प है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा विकल्प है सेशन न्यायाधीश। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के अधीन जांच या विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो। पहला विकल्प है अधिनियम में उल्लिखित है, दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित है, तीसरा विकल्प है सेशन ट्रायल और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, दंड प्रक्रिया संहिता में जो उल्लिखित है। अगला प्रश्न है कि सही सुलेमित युग्म नहीं है। पहला है अपराधों का संज्ञेय होना, धारा 9 सही है। अपराधों का विचारण, धारा 10 ये भी सही है। तीसरा विकल्प है प्रतिषिद्ध कार्यकलाप, धारा 5 ये भी सही है। अधिनियम की प्रयोज्यता, धारा 3 यह गलत है। इसका जो सुलेमित युग्म नहीं है वह है विकल्प डी, धारा 3 में परिभाषा खंड से संबंधित है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। नमस्कार।